नमस्ते साथियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। और इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो रेवेन्यू कलेक्शंस था वो अपने पास ले लिया था, और साथ में भारत के डिफरेंट जो पार्ट थे, डिफरेंट जो रीजन्स थे, उन रीजन में किस तरीके की पॉलिसीज़ चलाई, पॉलिसीज़ रेवेन्यू के लेके जो पॉलिसीज़ उन्होंने अप्लाई की थी अलग अलग प्लेसेस पे और पूरे भारत पे, वो हम डेफिनेटली देखेंगे। और कल्टिवेशंस जो लगातार हुआ है भारत में वो हम देखेंगे, और साथ में हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्लू रिवोल्यूशंस होता है, जो लोग हैं किस तरीके से इंडिगो के लिए क्रांति करते हैं, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। बड़ा छोटा सा और कॉन्सेप्चुअल एक लेसन है, लेसन नंबर 3 हिस्ट्री का। और शुरू हम करते हैं दीवानी से। मेनली सबसे महत्वपूर्ण जो काम था ये था दीवानी का। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जैसे कि द कंपनी बिकम द दीवान। दीवान कौन होते हैं और दीवानी क्या होती है? देखिए, दीवान होते हैं रेवेन्यू कलेक्टर, जो क्या करते हैं, रेवेन्यू को इकट्ठा करते हैं। और मेनली ये जो काम हो रहा था वो हो रहा था बंगाल में। अब यहाँ पर क्योंकि एक बड़ा एरिया था, और बड़ा एरिया होने के साथ में यहाँ पर जो पैसे थे इन लोगों को चाहिए थे। जहाँ मैं मैप में बात करूँ तो मैप में ये वाला जो पोर्शंस था यहाँ पर ये दीवानी चाहते थे। और होता क्या है कि जब हम लास्ट लेसन में हम जैसे कि देख चुके हैं कि लगातार वो कंसेशंस मांग रहे हैं और कंसेशन उन्हें दे भी दिया जाता है। कंसेशन देने के बाद में हम बैटल ऑफ प्लासी देखते हैं, बैटल ऑफ बक्सर देखते हैं। उन लोगों में ये समझ में आता है रॉबर्ट क्लाइव को कि अब जो फाइनेंस है वो यार इन लोगों को नहीं दे सकते, अब ये फाइनेंस का जितना भी काम है वो सब हम अपने अंडर में ले लेंगे। तो यही होता है। और यहाँ से द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द दीवान ऑफ बंगाल ऑन 12 अगस्त 1765। और ये कब कौन देता है? तो मुगल बादशाह है, वो है शाह आलम। ये व्यक्ति यहां से देता है। और दीवानी देने के बाद एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। द कंपनी हैड टू डिवाइस वेज इन विच द रेवेन्यूज कलेक्टेड कुड मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। बंगाल से और बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र था वहां से इन्होंने दीवानी ले ली, दीवान का पद अपने पास ले लिया। और दीवान का पद लेने के बाद में जो भी टैक्सेशन लगाना है, देखिए पहले क्या होता था, जैसे कि जो लोकल पीपल है, यानी कि हम पीजेंट्स की बात करें यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं हम ये पीजेंट्स हैं, और ये पीजेंट्स टैक्स देते थे जिनको सेलेक्ट कर रखा था, जैसे कि चाहे वो हेडमैन हो, विलेज हेडमैन हो, या ब्रिटिशर्स हो, मान लो या ब्रिटिशर्स हो। अभी ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ये देते हैं इसको बंगाल के नवाब को, जैसे कि मीर कासिम था, है ना, मीर कासिम था, मीर जाफर था, तो इन लोगों को दे दिया। और ये लोग क्या करते थे, मुगल को देते थे, यानी मुगल एम्पायर का जो व्यक्ति था दिल्ली में, उन लोगों को देते थे। अब ये ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि यार ये बीच में जो ये व्यक्ति आ रहा है ना, ये व्यक्ति, इस लोगों को हटा देते हैं यहाँ से, और हम डायरेक्ट रेवेन्यू कनेक्ट करते हैं पीजेंट से ब्रिटिश, और ब्रिटिश से फिर वापस हम उनको देते रहेंगे। देंगे या नहीं देंगे वो उनकी इच्छा पे है। तो हम इन लोगों को यहाँ से हटा देना चाहते हैं, यही होता है। और ये क्या करते हैं, मुगल बादशाह के पास जाते हैं, शाह आलम के पास जाते हैं, और उनको कहते हैं कि यार हम जो दीवान का जो पद है, क्योंकि मीर कासिम भी जा चुका है, मीर सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में पहले से मर चुका है, तो अब दीवान का जो पद है वो हमें दे दें, और दीवानी जो है वो हमें दे दी जाए। और वो दीवानी देने के बाद इनके पास राइट्स मिल जाएंगे रेवेन्यू कलेक्ट करने के। तो भाई मुगल बादशाह को क्या चाहिए था, इस व्यक्ति को चाहिए था कि ये क्या करे, इसको पैसे से मतलब था। तो ये व्यक्ति क्या करता है, यहाँ से इस व्यक्ति को तो हटा देता है, और हटाने के बाद ये कहता है कि अब ब्रिटिशर डायरेक्ट कलेक्ट करेंगे। बस ब्रिटिशर्स यही चाहते थे, और ये पॉलिसीज वो समझ नहीं पाए। अब ब्रिटिशर्स ये यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। अब सारा जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो सारा ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाता है, और सारा जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स करेंगे। अब इसके लिए इन्होंने अलग अलग जो चीजें हैं वो अप्लाई की, ठीक है। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, यस, द कंपनीज एम वॉज increase revenue by buying fine cotton and silk cloth as cheaply as possible। कंपनी ये चाहती थी कि अब पहले तो ये क्या करे, जो दीवानी मिल चुकी है उसकी बदौलत वो जो फाइनेंशियल है, मतलब फाइनेंशियल समझें कि जो टैक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करें। और साथ में है उनको जो कॉटन मिल रहा है, जो उनको सिल्क मिल रहा है, अब वो पॉसिबिलिटी ये चाहे कि कम से कम दाम में उसको खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा दाम में प्रोडक्शन करके वापस उसको सेल कर दे। Earlier, the East India Company had to trade gold and silver from Britain to buy raw material, be that as it may. Subsequent to turning into the Diwan of Bengal, the income gathered from Bengal was utilized to purchase and fare crude materials। अब पहले क्या होता था, जब अर्लियर टाइम पे जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं, उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से गोल्ड लाती थी, सिल्वर लाती थी, वो भारत को देती थी, और देने के साथ में जो रॉ मटेरियल था भारत से वो लिया करते थे। मतलब ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रिटेन से रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, यानी कि इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदने के लिए क्या दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं और सिल्वर दे रहे हैं। अब इन लोगों ने
क्या कर दिया कि टैक्स के रूप में गोल्ड वापस इकट्ठा करने लग गया और बहुत कम प्राइस में सिल्क और जो कॉटन था वो यहाँ से कलेक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने चेंज कर दिया, अब गोल्ड और जो सिल्वर है यहाँ से बंद कर दिया कि ब्रिटेन से यहाँ से नहीं आएगा और उन्हें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, द इनकम गैदर, चलो ये हो गया, ये भी हो गया। दिस हार्म टू इकोनॉमी टू बंगाल, इस पॉलिसी से देखिए क्या था, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ कि भाई ब्रिटिशर्स सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जब बिजनेस कर रहे थे स्टार्टिंग में तो गोल्ड और सिल्वर से कर रहे थे। ठीक है, ये इंडियंस को देते हैं। अब इंडियंस से ये क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं, इन लोगों को दे तो रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं। इंडियंस को रॉ मटेरियल लेने के लिए कम पैसा दिया जा रहा है, यानी लो प्राइसेस में खरीदा जा रहा है। और साथ में ये क्या कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। और टैक्स कैसा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये समझें कि ये जो पैसा यहाँ पे दे जा रहा था रॉ मटेरियल के लिए, वो पैसा टैक्स में वैसे ले रहे थे और ज़्यादा पैसा ले रहे थे वो उनसे। तो ब्रिटिशर्स जो अब उनको गोल्ड और सिल्वर देना भी नहीं पड़ रहा था, साथ में वो जो पैसा दे रहे थे उसका डबल पैसा वो टैक्स के रूप में निकाल रहे थे। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से इनकी पॉलिसीज थी और इस पॉलिसीज से क्या हुआ कि जो बंगाल की जो रेवेन्यू सिस्टम था वो बिगड़ गया। भाई लोगों के पास पैसा आएगा कहाँ से, जब आप डबल से भी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो पैसा आएगा कैसे। इकोनॉमिक कंडीशन जो बंगाल की थी वो बिल्कुल चरमरा गई, वो बिगड़ गई। Artisans were forced to sell their goods as low prices to companies while their tax kept on increasing. आर्टिशंस को, जो कल्टीवेटर्स थे उनको, जो रॉयल्टीज थे उनको, उन लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो कम से कम पैसा दें और कम से कम पैसे में ये जो चीज़ें हैं उनका जो रॉ मटेरियल है वो सभी क्या करें, खरीदें, उन लोगों को सेल करें, मतलब ब्रिटिश खरीदें, उनको लो से लो प्राइस में उनको बेच देवें। थस देयर इकोनॉमिक कंडीशन बिकम वर्स विथ टाइम, समय के साथ साथ में इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी लोगों की खराब होती गई। एंड दे वर अनेबल टू मीट देयर डिबेट्स, और इसके साथ ही जो लोग थे वो इस कंडीशन से वापस कभी भी नहीं निकल सके। आर्टिसंस लिविंग देयर विलेज इंक्रीजली केस्ड द आर्टिसनल प्रोडक्शंस टू फॉल, जैसे जैसे लोगों का जो प्रोडक्शंस था वो फेल होता गया, वैसे वैसे वो लोग गांवों को खाली करते रहे, आगे बढ़ते रहे। द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो अंडर स्ट्रेन ड्यू टू द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द स्टेट, इसके साथ में ही जो एग्रीकल्चर था वो किसके दब गया, किससे दब गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लगातार बढ़ रहा था, जो इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ रहा था, उससे जो एग्रीकल्चर था वो लगातार बिगड़ रहा था। देन इन 1770 अ ट्राइब फैमिली किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, और इस स्थिति से 10 मिलियन लोगों से अधिक लोग जो है भूखमरी से और ऐसी आर्थिक स्थिति से मर चुके थे। तो ये बंगाल की स्टोरी थी। बड़ी शॉर्ट में ही हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि बंगाल में सबसे पहले वो रेवेन्यू का सिस्टम बदलते हैं जिससे बंगाल की कंडीशन खराब हो जाती है। और पहले लोग ये चाह रहे हैं कि जो सिल्क है, जो कॉटन है, अब वो कम से कम पैसों में उनसे खरीदें। लेकिन अपोजिट इसके क्या हो रहा था कि ये जो गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये तो इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन इसके अगेंस्ट में वो लोग टैक्स जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया और लेने की कोशिश कर रहे थे, जिससे बंगाल की जो आर्थिक स्थिति थी वो चरमरा गई, खत्म होने लग गई थी, बहुत खतरे में आ गई थी। और इसके साथ में ही उन लोगों को ये फोर्स किया गया कि आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों का जो ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने ही, मतलब रॉ मटेरियल जो था वो आपको फोर्सली देना ही है। ठीक है, इसके साथ में ही बहुत सारे लोग जो थे वो लोग अपनी भूमि छोड़ के जा रहे थे। और ऐसा देखते देखते क्या हुआ कि बहुत सारे जो आदिवासी लोग थे, बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जो इसके साथ में डूब चुके थे, जो कर्ज में डूब चुके थे, और साथ में भूखमरी आ गई थी, अकाल आ गया था। और इससे क्या हो गया, ब्रिटिशर्स की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिससे अकाल आ गया और इसके बदले 10 मिलियन लोग जो थे बंगाल में मौत के घाट उतर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो इन कुछ ऐसी पॉलिसीज के कारण ऐसी स्थितियाँ देखने को मिली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब इन ब्रिटिशर्स को लगा कि यार लोग बाग जो है वो तो जा रहे हैं गांव छोड़ छोड़ के, अगर लोग बाग इस तरीके से गांव छोड़ छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे चलेगा, हमारा रेवेन्यू किस तरीके से चलेगा। तो इन लोगों ने सोचा कि यार हमें कुछ ना कुछ जो कल्टिवेशंस हैं उसमें कुछ रिफॉर्म करना चाहिए। कोई समझदार आया होगा इनके बीच में, और उन लोगों ने कहा कि हमें जो कल्टिवेशंस है उसको थोड़ा सा सही करना चाहिए। सही करने के साथ में ही तो इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आ गए। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का मतलब ये था कि एक कोई भी भूमि है उस पर उन लोगों ने एक पेमेंट फिक्स कर दिया, जैसे कि चाहे आपकी फसल अच्छी हो चाहे फसल बुरी हो, क्रॉपिंग कैसी भी हो, आप लोगों को यहाँ से 100 रुपये देना ही है एज अ टैक्स के रूप में। वहीं कोई दूसरी भूमि है जहाँ पे उन लोगों ने 50 रुपये फिक्स कर दिए, कोई ऐसी भूमि है जहाँ पे 150 रुपीज़ फिक्स कर दिए। तो मतलब जहाँ पर इन्होंने प्राइसिंग जो थी वो टोटल फिक्स कर दी, वो कहलाता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो इसमें किसी भी जो भूमि है वहाँ पर लगातार लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्होंने क्या कर दिया, जो कल्टीवेशन का जो पैसा है, जो टैक्स का जो पैसा है, वो पैसा फिक्स कर दिया था। इसको हम जमींदारी सेटलमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और द जमींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोडक्ट बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसको किसने इंट्रोडक्ट किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एक व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने क्या किया है, इसको
इंट्रोडक्ट किया है कि हम इस तरीके का काम कर सकते हैं। कब किया है? तो 1793 में किया है ना, ये 1793 थ्रू परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम दैट फिक्स द लैंड राइट्स और द मेंबर इन प्रॉपर्टी विदाउट एनी प्रोविजन फॉर फिक्स्ड रेंट और ऑक्यूपेंसी राइट फॉर एक्चुअल कल्टिवेटर्स। जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे, जो भूमि को खुद कल्टिवेट करते थे, उन लोगों के लिए लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब अब यही रहेगा आप लोगों के लिए, तो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम फिक्स कर दिया इन्होंने, है ना। तो ये क्या करते हैं? पैसे इनको दे दी, जमीन देख ली, देखने के बाद में इनको पैसा रेवेन्यू जो है इस तरीके से देते हैं। Under the जमींदारी system, the land revenue was collected from the farmers by the intermediator known as जमींदार। वेरी गुड। इसमें क्या होता था? ये देखिए, तीन व्यक्ति होते थे। एक होता था पीजेंट्स, एक मिडलमैन होता था और एक होता था ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो यहां पे एक व्यक्ति होता था जिसे कहते थे जमींदार, और यहां पे होता था ब्रिटिशर्स। जो जमींदार होता था वो पीजेंट्स से पैसा लेता है, कलेक्ट करता है, और जमींदार जो है ये ब्रिटिशर्स को वापस पैसा दे रहा है। मतलब ब्रिटिशर्स को पैसा कौन देगा? जमींदार देगा। और जमींदार किससे लेगा? जो कल्टीवेटर्स हैं, यानी कि जो पीजेंट्स है, वो इससे लेगा। किसने इंट्रोडक्ट की है? तो कॉर्नवालिस ने की है। कब की है? तो 1793 में इसको की है। क्या होता है इसमें? तो प्राइसिंग जो होती है वो फिक्स रहती है। तो ये जमींदार जो है वो ये क्या कर रहा है? इसके जो कल्टिवेशन का जो पैसा है वो ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है और इसको दे रहा है। द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट इज द टोटल लैंड रेवेन्यू कलेक्ट बाय द जमींदार वॉज skipped एट द 10th of 11th एंड द रिमाइंडर गोइंग टू जमींदार। जो टोटल रेवेन्यू मिला है, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू मिला है, इसका 10/11 जो है वो जाता था ब्रिटिशर्स के पास में, और इसका एक हिस्सा जो है वो किसके पास आता था? जमींदार के पास में आता था, यानी जमींदार खुद रखता था, और बाकी 10 भाग जो है वो 10/11 जो है वो भाग वापस किसके पास जा रहा है? वो ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है। द सिस्टम वॉज मोस्ट प्रिवेलेंट इन वेस्ट बंगाल। जो ये सिस्टम था वो बहुत बेहतर तरीके से कहाँ अपनाया गया था? तो वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में। उससे ही लगा हुआ बिहार, उससे ही लगा हुआ उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो भारत के कुछ ऐसे हिस्से जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये जो इलाका था, यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लगाया गया था, यानी कि जमींदारी व्यवस्था जो थी, जमींदारी सिस्टम जो था, ये यहाँ पे लगाया गया था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या करते थे कि जमींदार जो पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये ब्रिटिशर्स को पता ही नहीं है ना, कि ये कितना पैसा इकट्ठा कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये क्या करता है? बीच में घपला कर देता था, ब्रिटिशर्स तक उतना पैसा पहुंचता ही नहीं था। ये जमींदार, दूसरा इस जमींदार को ये भी कह रखा था भाई अगर कहीं ऐसी भूमि है जहाँ पे जरूरत लग रही है कि हाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना चाहिए, कुछ फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, कुछ अच्छा कल्टिवेशन करना चाहिए, तो जमींदारी करता ही नहीं। इसकी क्या गरज पड़ रही है? इसको पैसा लेना था खींच के। तो ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी काम इसमें कराता ही नहीं। तो ये बड़ी दिक्कत थी। अब ये प्रॉब्लम, द लैंड रेंट वार फिक्स्ड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। जो लैंड था उसका जो टैक्स था वो हमेशा फिक्स रहता था। Peasants lost their land when they failed to pay the rent and the जमींदार्स lost their जमींदारी when they failed to collect and pay the rent। जो व्यक्ति होता था, जो कल्टिवेटर्स होता था, जो फार्मर्स होता था, जो पीजेंट्स होता था, वो व्यक्ति अगर टैक्स नहीं दे पाया, टैक्स उसने नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा? उसकी भूमि छीन ली जाएगी, यानी कि अब ब्रिटिशर्स के पास आ जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये भी है कि अगर कोई जमींदार पैसा लेने में पैसा नहीं ले पाया, या उसने टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को नहीं दिया, तो उसकी जमींदारी लॉस्ट हो जाती थी, उसकी भूमि भी ले लेते थे और उसका जो पोजीशंस थी वहाँ से भी उसको रिमूव कर देते, हटा देते थे। तो ये पूरा है जमींदारी व्यवस्था। इस जमींदारी व्यवस्था में हमने देखा कि किस तरीके से जो है एक नया सिस्टम आता है, और नया सिस्टम आने के साथ में ही जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट है वो किससे? जमींदार जो है उससे पैसा कलेक्ट करते हैं, और ये पीजेंट से पैसा कलेक्ट करता है। तो इस तरीके से चलता है। और इसमें आज याद रखने वाली चीज़ें ये है कि इसको किसने जो है इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले बताया किसने है? तो कॉर्नवालिस ने बताया है, 1793 में बताया है। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट है अपने पास महालवाड़ी सिस्टम। महाल का मतलब होता है गाँव, और आप इसी से समझ सकते हैं कि जो गाँव का मुखिया होगा वो इसका हेडमैन होगा। सेम प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है? बाय द अर्लियर 19th century द कंपनी ऑफिशियल्स वर convinced that the system of revenue had be the change again। जब 19वीं शताब्दी आई, इसमें उन लोगों को लगा कि यार अब हमें क्या करना चाहिए कि कुछ चेंजेस करना चाहिए। किसमें चेंजेस करना चाहिए? जो कलेक्शंस है, पैसा जो है उसको चेंजेस करना चाहिए। इसमें जो हमारे पास सिस्टम चल रहा है ये रेवेन्यू इकट्ठा करने का, उसको चेंजेस करना चाहिए। इन 1822 इंग्लिशमैन हर्ट मैकेंजी डिवाइज्ड अ न्यू सिस्टम now as the Mahalwari system at the northwest province of the Bengal presidency। most of this area is now in उत्तर प्रदेश। जो मैकेंजी है, उस मैकेंजी ने क्या किया है? एक नया सिस्टम लेके आया है जिसे हम महालवाड़ी सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इस महालवाड़ी सिस्टम में
कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होता है, तो जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविजंस बंगाल है ना, नॉर्थ वेस्ट प्रोविजंस बंगाल कैसे, जैसे ये बंगाल का इलाका है और इसके नॉर्थ वाला पोर्शन है, इस नॉर्थ वेस्ट इधर वाला इलाका जो है ये वाला पूरा, और ये वाला कौन सा लगता है, तो उत्तर प्रदेश का मोस्टली एरिया, उसमें कुछ पोर्शन था जो बंगाल से लगा हुआ था, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश का मोस्टली जो इलाका था वो यहाँ पे आ जाता है। अंडर द महालवाड़ी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्ट फ्रॉम द फार्मर बाय द विलेज हेडमैन। देखिए जहां पर हमने देखा था वहां पर कि यहाँ पे क्या पीजेंट्स होता है, पीजेंट्स के ऊपर जमींदार होता है और जमींदार के ऊपर ब्रिटिशर्स होता है। ये किसका है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये अलग अप्लाई करता है, और इसमें ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले होगा ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स पैसा लेगा किससे, विलेज हेडमैन से, और विलेज हेडमैन किससे, पीजेंट से। मतलब कुल मिला के बात ये है, यहां पर जमींदार था तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, विलेज हेडमैन के पास आ गई, और विलेज हेडमैन गांव का जो मुखिया होता था उसको ब्रिटिशर्स ने इस बार पकड़ा, ये तेरे को काम है और ये तेरा रेवेन्यू इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के बाद हमको देना है, तो ये काम यहाँ पे कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑन द वॉल विलेज एंड नॉट द जमींदार। उसमें मैं कह रहा हूं आपको कि जमींदार इन्वॉल्व नहीं था, विलेज हेडमैन एक अलग व्यक्ति है, जमींदार है वो अलग व्यक्ति है। जमींदार को आप इस तरीके से समझे, जिसके पास बहुत सारी भूमि है वो जमींदार है, विलेज जो गांव का मुखिया है, एक के पास खुद की भूमि है बहुत ज़्यादा, वो जमींदार है, और एक के पास जो पूरा गांव का नेतृत्व है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो विलेज हेडमैन है जो कलेक्ट कर रहा है। द एंटायर विलेज वॉज कन्वर्टेड इनटू वन बिगर यूनिट कॉल्ड महाल। पूरा जो गांव है उसको एक महाल के रूप में बांट दिया जाता है, एक बड़ा गांव जो है पूरी यूनिटी के रूप में बांट दिया जाता है, और उसमें क्या करते हैं, एंड वॉज थ्रेड एज वन यूनिट ऑफ द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। और उसको पूरा गांव जो है, उस पूरे गांव का ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं उस हेडमैन को कहते थे कि यार तेरे को क्या करना है, इस पूरे गांव के तेरे को 5,000 रुपये देना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तेरे को क्या करना है, 5,000 रुपये देना है। अब तो 5,000 रुपये किस पीजेंट से कितना पैसा लेगा वो हमारी समस्या नहीं है, ठीक है, चाहे जैसे भी इकट्ठा कर, इससे 5,000 ज़्यादा होगा, तेरी किस्मत 5,000 से कम तो होने नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पीजेंट से जो है ये एक फिक्स रेवेन्यू कर दिया, पूरा गांव देख लिया, और पूरा गांव देखने के बाद ब्रिटिशर ने कह दिया विलेज हेडमैन तेरे से हम पैसा लेंगे, और इतना पैसा हम लगभग लेंगे जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं, और वो जो हेडमैन है अब वो पैसा टुकड़ों में सबसे इकट्ठा करेगा, ठीक है। द सिस्टम वॉज पॉपुलराइज्ड बाय लॉर्ड विलियम वेटिंग इन आगरा एंड अवध। जो लॉर्ड विलियम वेटिंग है, इस व्यक्ति ने क्या किया है, इसको कहाँ, आगरा में अप्लाई किया है, अवध में अप्लाई किया, एंड वॉज द लेटर एक्सटेंड टू मध्य प्रदेश एंड पंजाब। इसके बाद में उत्तर यूपी में तो हो ही रहा है, लेकिन अब कहाँ पे और अप्लाई कर दिया है, एक तो आगरा में और कर दिया है, अवध में और कर दिया है, और अवध में आने के बाद मध्य प्रदेश में कहाँ और कर दिया, और पंजाब में और कर दिया। सबके इलाके में बताऊंगा कौन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारा क्या कर दिया, ये देखिए, ये विलेज हेडमैन है, ये ब्रिटिशर्स है, ये प्रेजेंट्स है, इस प्रेजेंट्स या मिडिल मैन को दे रहा है, हेडमैन को दे रहा है, और हेडमैन वहां पर देख रहा है। तो दो चीजें देख ली, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम देख लिया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जमींदार जो है वो सभी से इकट्ठा कर रहा है, उसके पास 5 है, एक गाँव में 5 भी जमींदार हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, गाँव कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब ब्रिटिशर जो है एक एक जमींदार से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही विलेज हेडमैन को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको बोल दिया तेरे को इतना पैसा मेरे को जमा कराना है, ये यहाँ पे एक काम कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं तीसरी जिसे हम कहते हैं रोयतवाड़ी सिस्टम या मुनरो सिस्टम भी इसे कहा जाता है ना। इसे मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये मुनरो द्वारा लाया गया था, ठीक है, मुनरो, हाँ ये लिखा हुआ वैसे ऊपर, ठीक है, द रोयतवाड़ी सिस्टम और मुनरो सिस्टम। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन साउथर्न इंडिया देयर वाज अ मूव अवे फ्रॉम द आइडियाज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। जो ब्रिटिशर्स हैं अब उन्होंने लगा कि यार हमें जो ये सिस्टम चल रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम चल रहे हैं, महालवाड़ी सिस्टम चल रहे हैं, इसको हटाओ यार, बहुत परेशान कर रहे हैं, विलेज हेडमैन भी जो है पैसा दे नहीं रहा टाइम पर, न जमींदार है वो पैसा टाइम पर दे रहा है, तो हमें कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा जिससे हम क्या करें कि हम पैसा ढंग से मिल जाए। अ सिस्टम दैट कम टू बी नाउन एज रोयतवाड़ी सिस्टम, इस एक नया सिस्टम को लेके आया और इसे रोयतवाड़ी सिस्टम कहा गया। वो डिवाइज्ड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड सर थॉमस मुनरो, क्योंकि ये दो व्यक्तियों द्वारा लाया गया था। एक व्यक्ति था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, दूसरा था थॉमस मुनरो, और इस थॉमस मुनरो के नाम पर ही मुनरो सिस्टम पड़ा था। एट द एंड ऑफ द 18th century एंड इंट्रोडक्ट बाय द लेटर व्हेन ही वाज गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी 1819 to 26। जो इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी में ये व्यक्ति जब काम कर रहा था, जो गवर्नर बना, गवर्नर जनरल थे, और गवर्नर जनरल के बाद 3 अलग अलग जो थे, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, इसमें गवर्नर थे, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल था, है ना। तो इस तरीके से गवर्नर जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में बनता है, और बनने के बाद में एक नया वहाँ पे रूलिंग जो है अप्लाई कर रहा है। और अंडर द रोयतवाड़ी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज पेड बाय द फार्मर्स डायरेक्टली टू द स्टेट। अब सब समस्या हटाओ, और इसमें क्या कर रहे हैं, जो फार्मर हैं, जो पीजेंट्स हैं, ये डायरेक्ट पैसा देंगे किसको, ब्रिटिशर्स को, कोई इस बीच में नहीं आएगा, ठीक है। इन दिस सिस्टम द इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स कॉल्ड रोयत, जो ऐसे जो स्वतंत्र जो किसान थे जिन्हें रोयत कहा जाता था,
हैड फुल राइट्स रिगार्डिंग स्केल ट्रांसफर एंड लेजिंग ऑफ द लैंड। उनको पूरे राइट थे कि वो अपना जो पैसा किस तरीके से देना है, क्या कल्टिवेशन करना है, क्या कल्टिवेशन के साथ में उसको भूमि को सेल करना है, क्या करना। द रोहित कुड नॉट बी evicted from their land as long as they paid the rent. It was prevalent in most of southern India, first introduced the Tamil Nadu. It was later extended to Maharashtra, Berar, East Punjab, East Punjab, Krong and Assam. तो ये जो सिस्टम है ये लगातार इंप्लीमेंट होता रहा, और कहाँ होता रहा, तो ये साउथ पोर्शंस में, भारत के साउथ पोर्शंस में, इस पोर्शंस में जो है लगातार इंप्लीमेंट होता रहा। और इसमें द रोहित्स कुड नॉट बी इवेंट फ्रॉम देयर लैंड एज लॉन्ग एज दे पेड द रेंट, कि जो रोहित हैं, जो किसान हैं वो तब तक अपनी भूमि छोड़ के नहीं जा सकता जब तक कि वो रेंट पूरा पे नहीं कर देता है। इस व्यवस्था को सबसे पहले तमिलनाडु में अप्लाई किया गया, तमिलनाडु के बाद में इसको महाराष्ट्र में अप्लाई किया गया, फिर बेरर में अप्लाई किया गया, फिर ईस्ट पंजाब में अप्लाई किया गया, कोरंग में अप्लाई किया गया, और फिर असम में अप्लाई किया गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो पैसा है वो डायरेक्ट किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास आ रहा है। द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम वर द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द मिडिल मैन हु ऑफन ऑप्रेस्ड द विलेजर्स। इसमें एक बड़ी समस्या खत्म हो गई, और समस्या खत्म क्या हुई कि जो मिडिल मैन थे, जो जमींदार थे, उन लोगों की कोई समस्या थी नहीं। वो लोग किसी भी तरीके से जो घपला है, वो घपला किस तरीके से कर ही नहीं सकते, यानी कि वो कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकते, ब्रिटिशर्स के पास डायरेक्ट पैसा अब आ जाएगा। अब हम सभी एक साथ देख लेते हैं। हमने जो तीनों देखी है, देखिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमने सबसे पहले देखा था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में ये इंप्लीमेंट होता है। और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कौन लेके आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे पहले कहाँ अप्लाई करता है, तो बंगाल में अप्लाई करता है। ये देखिए, ये भारत का नक्शा है, और भारत के नक्शे में ये वाला इलाका, ठीक है, बंगाल बिहार वाला। तो यहाँ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम अप्लाई हो गया। फिर रोहितवाड़ी सिस्टम आ गया, जिसे अपन महालवाड़ी सिस्टम भी कह रहे थे। और कहाँ पर आया ये, सबसे पहले मद्रास में आया। और कौन लेके आया, थॉमस मुनरो लेके आया, सॉरी इसे जिसे मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है ना, मुनरो सिस्टम भी जिसे कह रहे थे। और ये मद्रास वाला इलाका, ये मद्रास तो पर्टिकुलर यहाँ आता है, लेकिन बॉम्बे, मद्रास और ये प्रेसिडेंसी जो थी यहाँ पर अप्लाई हो रहा था। अब महालवाड़ी सिस्टम जो ये है, ये कौन आया, विलियम बेटिंग्स लेके आया था। और नॉर्थ वेस्ट प्रोविजंस, यानी नॉर्थ वेस्ट प्रोविजंस यानी कि बंगाल से नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये जो पूरा इलाका था, ये पूरा इलाका इसके अंदर में था। तो ये चीज जो है, ये पहला परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, मुनरो सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम, ठीक है। तो ये तीनों जो है इस तरीके से पूरे भारत में अप्लाई की गई थी, और अलग अलग सिचुएशंस जो थी वो यहाँ पर देखी गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब एक नया अपना चैप्टर शुरू हो जाता है, और चैप्टर नया शुरू होने के साथ में ही बहुत इंटरेस्टिंग शुरू हो जाता है। जो क्रॉप्स फ्रॉम यूरोप, किस तरीके से यूरोप में क्रॉपिंग होती है और यहाँ पर कैसी होती है वो देखते हैं। बाय द लेट 18th century द कंपनी ट्राइड टू एक्सपेंड द कल्टिवेशंस ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। जो 18वीं शताब्दी है, उस 18वीं शताब्दी में यह देखा गया कि यूरोप में ओपियम की बहुत ज़्यादा मांग थी। और ओपियम क्या चीज़ थी, ओपियम थे अफीम, है ना। अफीम जो देखते हैं आप, ये जो अफीम थी इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। इंडिगो जिसे हम नील के नाम से जानते हैं, है ना। और ये अफीम क्यों, ओपियम क्यों था, क्योंकि देखिए ओपियम जो चाय के लिए मोस्टली चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता था, और चाइना से वापस जो टी है वो मंगाई जाती थी और कॉफ़ी मंगाई जाती थी। तो यूरोप में इस चीज़ की लगातार मांग बढ़ने लगी थी। द कंपनी फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस देयर क्रॉप्स। जूट इन बंगाल, बहुत जो ब्रिटिशर्स थे उन लगातार प्रेशराइज किया कल्टिवेटर्स को, और ये प्रेशराइज करने के साथ में इन लोगों को कहा कि आपको जो हम कह रहे हैं वो आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। आप लोगों को जो है इस पर वही फसल क्रॉपिंग करनी है। जैसे जूट को उगाना है आपको कहाँ पर, बंगाल में। जो बंगाल के जितने भी फार्मर्स हैं वहाँ पर जूट को लगातार उगाया जाता है। जो टी है वो असम में उगाई जाती है। शुगर कैन इन द यूनाइटेड प्रोविजंस यानी कि उत्तर प्रदेश, जो शुगर कैन है यानी गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश में उगाने के लिए कहा। जो गेहूं है, वीट इन पंजाब। जो कॉटन है, कपास है, वो महाराष्ट्र में उगाने के लिए, एंड पंजाब, महाराष्ट्र में पंजाब, और राइस जो है वो मद्रास में। तो ये चीज़ें जो कल्टिवेशन है ये प्रेशराइज किया गया सभी को कि इस तरीके से आपको कल्टिवेशन करना है, ठीक है। और नील और ये जो ओपियम है इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। हम एक शब्द यहाँ पढ़ रहे हैं, इंडिगो। इसी इंडिगो को हम डिस्क्राइब करते हैं। डस कलर हैव अ हिस्ट्री, क्या कलर की कोई हिस्ट्री है, इस जो इंडिगो है इसकी किसकी कोई हिस्ट्री है। द रिच ब्लू कलर वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड इंडिगो। जो ब्लू कलर है और डार्क ब्लू जो कलर है, उस ब्लू कलर का कल्टिवेशन करना इंडिगो कहलाता है, नील की खेती करना कहलाता है। द ब्लू डाई यूज्ड इन द mirrors plant in the 19th century Britain was manufactured from the indigo plants cultivated in India। जो इंडिगो है, जो नील की खेती है, वो नील बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है। कहाँ पर, यूरोप में। और यूरोप में इसकी बहुत ज़बरदस्त मांग है।
मुंह के माफिया, आपको जो आप कह रहे हैं वो आपको पैसा मिल रहा है यहाँ पे। और जो ब्रिटिशर्स है वो लगातार क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं इन लोगों को कि आपको कल्टिवेशंस करना है। इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस समय पर इंडिगो का जो बिगेस्ट सप्लायर था वो था अपने भारत, क्योंकि यहाँ पे भारत की भूमि जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी और यहाँ पे नील की जो खेती होती थी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती थी। और इंडिगो की प्रोड्यूस करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि वहाँ पर कल्टिवेशन के लिए भूमि तो अच्छी हो, वहाँ पर कोई दूसरी क्रॉपिंग नहीं हो रहा हो, और उसके साथ में ही जो भूमि है एकदम फ्रेश होनी चाहिए। ये देखिए, ये इस तरीके का इंडिगो है, ये इंडिगो के प्लांट्स हैं, ये ओरिजिनल इंडिगो है, और इस इंडिगो कल्टिवेशन करके इसको पाउडर बनाया जाता था। वाई द डिमांड फ्रॉम इंडिगो, इंडियन इंडिगो, क्यों इतनी डिमांड थी इंडियन इंडिगो की? क्योंकि भारत में ही ये जो नील होता था ये भारत में ही होता था। इंडिगो इज द क्रॉप, इंडिगो इज अ क्रॉप ग्राउंड टू बी यूज्ड एज अ डाई फ्रॉम इट्स रिच कलर की स्पेलिंग गलत होगी। इंडिगो वॉज इन हाई डिमांड ऑल ओवर यूरोप फ्रॉम डाई विच कैन ओनली बी ग्राउंड इन टेम्परेट रिलीजन्स। कुछ ऐसे इलाके जो इस टेम्परेचर के अनुकूल थे इंडिया इस कल्टीवेशंस के, यानी कि जो इंडिगो है इसके कल्टीवेशंस के लिए उपयोगी थे, वो टेम्परेचर भारत में पाया जाता था, भारत में ही होता था। इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और मोस्टली इसकी डिमांड इसलिए थी कि जो व्हाइट कलर का जो कपड़ा होता है उसको पेंट करने के लिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। द ब्रिटिशर्स रियलाइज्ड द डिमांड ऑफ द क्रॉप एंड फोर्स्ड द फार्मर इन इंडियन टू ग्रो इंडिगो। जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि यार ब्रिटेन में इसकी इतनी डिमांड है, तो हम इसको क्या करते हैं, जो फार्मर्स है उसमें प्रेशराइज करते हैं, वो इस लोगों को प्रेशराइज करता है। दिस वॉज डन इन 2 एलोबरेट वेज, नेमली द नीच सिस्टम एंड द रॉयल्टी सिस्टम। ये 2 तरीके से इन लोगों को फोर्स करता है, यानी कि जो कल्टीवेशन है इस कल्टीवेशन को करने के लिए 2 लोगों को प्रेशराइज करता है। एक व्यक्ति होता है नीच और एक होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी वो लोग हैं जिनकी खुद की भूमि है, जो उस भूमि पर काम कर रहे हैं, खुद ही काम कर रहे हैं। नीच वो लोग हैं जो एज हमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबर्स काम कर रहे हैं, जिनकी खुद की भूमि नहीं है, लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। इन द नीच सिस्टम द फार्मर्स ओवन लैंड वॉज कल्टिवेटेड फ्रॉम इंडिगो। इस सिस्टम में फार्मर अपनी खुद की भूमि को कल्टिवेशन करता है। ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ लैंड एंड हाई लेबर डिमांड ऑफ कल्टिवेशन, इस प्रकार की भूमि में जो इन नीच जो लोग हैं उन लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द फार्मर टू मेक अ प्रॉफिट। इस काम में बहुत कम संभावनाएं हैं कि जो फार्मर्स हैं वो क्या कर लें, प्रॉफिट कमा पाए, है ना। द फार्मर्स वर ऑल्सो गिवन लैंड फ्रॉम कल्टिवेशंस। जो फार्मर्स हैं वो भूमि कल्टिवेशन करने के लिए भूमि को भी देता था, दूसरों को भी देता था। हाउएवर ड्यू टू द लो सेलिंग प्राइजेस ऑफ इंडिगो, और इसके साथ में ही जो इंडिगो है वो बहुत कम प्राइस में दूसरे लोगों को देनी पड़ती थी। लॉस ऑफ लैंड ड्यू टू इंडिगो कल्टिवेशंस, उसकी जो लैंड है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था इंडिगो कल्टिवेशंस में। एंड द ब्रूटल सिस्टम ऑफ लॉन्गिंग द फार्मर्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सिस्टम, और इसके साथ में ही जो ब्रूटल सिस्टम थी, एक क्रूर जो व्यवस्था थी कि जबरदस्ती इनको करना, जो इंडिगो है इसको कल्टिवेशन करना, ये सिस्टम इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और ये बहुत नाराज हो चुके थे। एक्चुअली क्यों नाराज थे? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि ये लगातार कल्टिवेशन तो करा रहे हैं लेकिन इनको पैसा नहीं दे रहे हैं, मतलब पैसा इनका मुँह माफी दे रहे हैं, इनका खर्च बहुत ज़्यादा है इंडिगो कल्टिवेशन करने में, और खर्च ज़्यादा होने के कारण इंडिगो जो प्लांटेशन है वो ग्रो नहीं हो पा रहा है। और दूसरा क्या है कि ये इंडिगो कल्टिवेशन जो कर रहे हैं इसमें भूमि जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब अगर इंडिगो प्लांटेशन आपने कहीं पे कर दिया है तो इंडिगो प्लांटेशन करने के साथ में ही आपका जो लैंड है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसका पावर है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जो ये लोग है ब्लूलिवेशन होता है, तो ये एक बड़ा कारण है इसका होने का। तो ये कारण है कि ब्लूलिवेशन होता है, और जो लोग हैं वो सभी इस चीज़ से नाराज है कि हम लोग जो हैं जो नील की खेती है यानी इंडिगो प्लांटेशन है वो नहीं करेंगे। बाकी कोई विशेष फर्क नहीं। यहाँ एक लाइन कट गई है, वो देखें, बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोड्यूशंस ऑफ इंडिगो इन वर्ल्ड फेल बाय हाफ। जो इंडिगो कल्टिवेशंस हैं वो इंडिगो कल्टिवेशन आधा हो जाता है जो इस 1983 से 1989 तक। नेक्स्ट, ब्रिटिश टर्न टू इंडिया। जो ब्रिटेन लगातार भारत में आता है और भारत में आने के बाद में उनकी कुछ पॉलिसीज अप्लाई करता है। इन यूरोप द डिमांड ऑफ इंडिगो वॉज हाई। यूरोप में इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज है। सो द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। अब ब्रिटेन जो है वो लगातार ये खोज करने की कोशिश कर रही है कि जो भारत को किस तरीके से जो लैंड है वो खरीदा जाए, या जो फार्मर्स है उन फार्मर्स का जो इंडिगो से फार्मिंग कराई जाए। Gradually, the indigo trade grew, so commercial agents and official of the indigo began investing in indigo productions. इसके साथ में ही जो कुछ ऐसे बिजनेसमैन जो यूरोप के हैं, जो भारत के हैं, और भारत के होने के साथ मतलब ब्रिटिशर्स से जो भारत में रह रहे हैं,
वो लोग ये चाहते हैं कि अब ये लोग क्या करें कि यहाँ पर इंडिगो कल्टिवेशन करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा था उन लोगों को। द कंपनी ऑफिशियल्स वर अट्रैक्ट बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट टू कम टू इंडिया टू बिकम इंडिगो प्लांटर्स। यही बात मैंने आपको बताई, क्योंकि इन लोगों को इंडिगो प्लांटेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखता था। और मैं लिटरली बात करूँ आपसे कि ये लोग क्या करते थे कि 3 या 4 रुपए में तो यहाँ से इंडिगो खरीद लेते थे, लेकिन ब्रिटेन में जब बेचना होता था ना तो ये 200 और 300 रुपए में इसको वापस सेलिंग करते थे। अब यार कहीं 3 या 4 रुपए में खरीदना और इतनी हाई प्राइस में बेचना, अब आप देखो क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, ब्रिटेन क्यों नहीं आएगा? तो आया ब्रिटेन, और ब्रिटेन आने के बाद में इस लोगों को दिखा कि भरपूर प्रॉफिट है इस चीज़ में, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है ब्रिटेन में, बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि इंडस्ट्री जो स्टार्टिंग में बनी थी वो कॉटन इंडस्ट्री तो बनी है, तो इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इनको लगातार फोर्स करते हैं कि इंडिगो की प्लांटेशन आपको करने हैं। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेट, किस तरीके से इंडिगो कल्टिवेशन होता था, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये अक्सर पूछा नहीं जाता कि इंडिगो कल्टिवेशन कैसा होता था। देखिए यहाँ पे इंडिगो डाला जाता था, फिर ये इंडिगो को फर्टिलाइज करते थे, बहुत लंबे टाइम तक पानी में रहते थे, फिर यहाँ आगे से आगे जाते हुए लास्ट में फर्टिलाइज होकर इसको पाउडर बनता था और वो पाउडर सेलिंग होती थी। मतलब इतनी मेहनत थी, 24-24 घंटे तक कहा जाता है कि मतलब 17-17, 18-18 घंटे तक व्यक्ति पानी में खड़ा रहता था इंडिगो की साफ सफाई के लिए, लेकिन उसको इतना पैसे नहीं मिल रहा है, बहुत कम पैसा मिल रहा है, तो क्यों करेंगे, परेशान हो जाएंगे लास्ट तक। देयर वर 2 मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, नीज एंड रोहिती, जो हमने अभी पढ़ी है। Within the system of niche cultivations, the planter produce indigo in the land that he directly controlled. इस niche cultivations में जो कंट्रोलर था वो डायरेक्ट अपने हाथ में सारी कंट्रोलिंग कर रहा है, और कंट्रोलिंग करने के साथ में अब जो सारी चीज़ें देख रहा है, यानी कितना कल्टिवेशन हो रहा है, कितना क्या नहीं हो रहा है, ये सभी चीज़ें वो वहाँ पे डायरेक्ट से बता रहा है, और बताने के बाद में उसकी सारी कंट्रोलिंग उसके अपने हाथ में है। He either brought the land or rented it from other जमींदार्स and produced indigo by directly employed higher laborers। और ये लोग क्या करते हैं, जो ये निज है, ये निज व्यक्ति क्या कर रहा है कि इन रोयत से, इसके पास 2 तरीके हैं, या तो ये एज ए काम करके, मैंने अभी बताया ना कि निज क्या है कि ये एक लेबर की तरह है जो काम कर रहा है। अब लेबर क्या करेगी, उस पूरी भूमि को खरीद ले या रेंट पे ले ले, और रेंट पे लेने के बाद उसको दूसरों को दे दे, और या फिर ये कर सकता है कि ये जैसे कि रोयत जो जिसकी क्या होती है, ओवन लैंड, जिसके पास क्या है, खुद की भूमि है, उस जो वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि ये इसको किराए पे दे दे, और ये डायरेक्टली अपना कंट्रोल कर रहा है, सारा काम वाम वही देख रहा है, और वही देखने के बाद में सारा प्रॉफिट वही कमा रहा है, और उसको सारा रेंट पे कर रहा है। तो वो जमींदार से खरीद ले, जमींदारी ने की रोयती, आप समझ लें एक तरीके से, है ना। तो वो जमींदार से डायरेक्ट खरीद ले, और डायरेक्टली खरीदने के बाद कुछ लोगों को वो हायर कर ले, निज खुद अपने लोगों को हायर कर ले, हायर करने के बाद उस चीज़ों को सेल कर दे। तो ये चीज़ें हमने देखी थी, 2 तरीके थे इसके पास में कल्टिवेशन करने के। द प्रॉब्लम विथ, यस, अब हम देखते हैं द प्रॉब्लम विथ निच कल्टिवेशन, जो ये निच कल्टिवेशन देख रहे थे हम, अब इनके साथ में दिक्कत क्या थी। भाई ये तो ठीक है, खुशी की बात है कि ये काम कर रहे हैं, लैंड पे ले रहे हैं, किराया ले रहे हैं, रेंट वगैरह सब दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंडर निट कल्टिवेशन द प्लांटर फाउंड इज डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया, फंस गए हैं। अब ये क्या है, बड़े भावुक हो गए, तो भाई रेंट वेंट पे ले लिया, सब कर लिया, इनके पास इतना इलाका है और 25% पे कंपल्सरी कर दिया। अब 25% पे अगर कंपल्सरी कर दिया है इन लोगों ने, तो यार होता क्या है कि अगर कोई इंडिगो प्लांटेशन कर रहा है ना, इंडिगो प्लांटेशन जहाँ पे कहीं पे भी कर रहा है, तो होगा क्या कि वो भूमि एक बार इंडिगो कल्टिवेशन होने के बाद खत्म हो जाएगी, काम की ही नहीं रहेगी। मतलब वहाँ पर आप बंजर मान लें कि वो भूमि बंजर हो जाएगी, चारा बारा उगने के अलावा उसके उस भूमि पर कोई शक्ति नहीं है कि कुछ वापस कर सकें। अब ये समस्या इनके पास भारी कि यार ये पूरी जगह अगर इन्होंने कवर कर ली है तो नई जगह लाए कहाँ से, कैसे ये इंडिगो कल्टिवेशन करें। भाई एक बार इंडिगो हट किया और खत्म हो गया। इंडिगो कुड ओनली बी कल्टिवेटेड ऑन फर्टिलाइजर लैंड। अभी मैंने आपको बताया कि जो इंडिगो है वो बिल्कुल फ्रेश जो भूमि होती है उसी पे कल्टिवेशन होती है। प्लांटर अटेम्प्ट टू लेस एंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड इवेक्ट द पेशेंट्स फ्रॉम द एरिया। इंडिगो प्लांटर्स के लिए अब ये मुश्किलें बढ़ गई कि वो किस तरीके से जो है अपना सारा सामान दूसरी जगह पर पहुंचा सके, फैक्ट्रीज में पहुंचा सके, और अभी उनके पास में जो लैंड है वो भी खत्म हो गया है, कोई इंडिगो हो ही नहीं रहा है, कल्टिवेशन ही नहीं हो रहा है वहां पर। Niche cultivations on the large scales also required many plugs and bullocks यानी कि जो बैल होते हैं वो। हाँ, अब इन लोगों के पास में निच कल्टिवेशंस के पास में बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं कि वो सबसे पहले प्लग्स करें यानी कि खेती करें, जुताई करें, और दूसरा ब्लॉक्स की उसमें बेलों की आवश्यकता होती है। टिल द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक प्लांटर्स वर देयर फॉर रिलेक्टेड टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टिवेशन। जो प्लांटर्स थे उन लोगों ने क्या किया है, लगातार अपना एरिया फैलाते रहते हैं, फैलाते रहने के साथ में एक बड़ी समस्या आ जाएगी। टिल द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में प्लांटर्स वर देयर फॉर रिलेक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टिवेशंस। ये लोग इस समय पर, इच्छा नहीं है इन लोगों की, अनिच्छा है, लेकिन वो लगातार क्या कर रहे हैं, प्लांटर्स अपनी भूमि को बढ़ा रहे हैं निच कल्टिवेशंस से
एक्सपेंड दे एरिया, और ये जो नीच कल्टिवेशन है उनको दे रहे हैं। उनको देने के साथ मतलब अब लोगों को समझ में आ गया कि भूमि खराब है, नीच कल्टिवेशन ये समझ नहीं पा रहा है, जो नीच है वो समझ नहीं पा रहा है। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उस नीच को दे रहा है कि तू किराए पे ले ले और यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन वो तो पहले से खराब है। तो अब ये दिक्कत यहाँ पे बढ़ने लग जाएगी। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। 25% से कम जो जगह है, यानी कि 25% तो कंपल्सरी आपको रखना ही है। अगर आप कुछ भी प्लांटिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट 25% पे, 25% पे तो आपको इंडिगो कंपल्सरी तरीके से आपको क्रॉपिंग करनी है। द रेस्ट वॉज अंडर द अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन। और इसके साथ में ही जो ये सारा सिस्टम हम देखते हैं ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोलिंग में ले लिया। जो हम रॉयल्टी सिस्टम देखते हैं हम डायरेक्ट इनको कंट्रोलिंग में ले लिया कि ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो नीच प्लांटर्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कल्टीवेशन 25% पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब किसी के भरोसे नहीं है, डायरेक्ट वो कर रहे हैं एज कैसे द रॉयल्टी सिस्टम की तरफ से। तो हमने यहाँ पर ये देखा, और उसके साथ में ही नीच कल्टीवेशन की प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम तो बढ़ी गई इनकी कि अब इनके पास में क्या है, ना तो पैसा है, ना कल्टीवेशन हो रहा है, ना कुछ भी नहीं है। अब देखिए इंडिगो ऑन द लैंड रॉयल्स, अब रॉयल्स की क्या स्थिति हो जाती है इसके बीच में, है ना। द प्लांटर्स अंडर द रॉयल्टी सिस्टम, सारी सिचुएशन एक साथ चल रही है। द प्लांटर्स अंडर द रॉयल सिस्टम वर फोर्स्ड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट, यानी सट्टा। Those who signed the contract got cash advance from the planters and low rates of interest to produce indigo। देखिए कितनी बढ़िया प्लानिंग थी। ये लोग पहले से दिक्कत में ही है, फसल हो नहीं रही है। अब ब्रिटिशर्स और जो प्लांटर्स थे ना, उन लोगों ने कहा यार एक काम कर, तुम बहुत कम पैसे में मेरे से ब्याज पे पैसे ले ले, और ब्याज पैसे ले ले और इंडिगो की प्लांटेशन कर, तेरे को कोई भी दिक्कत लगे उसमें पहले पैसे ले ले, पैसे का ब्याज मैं बहुत कम लूंगा, लेकिन हमारे पास में एक काम होना चाहिए कि ये जो फसल हो रही है इंडिगो की, जो प्लांटेशन होगी वो तो मुझे देगा और किसी को नहीं देगा। तो इन्होंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, कम पैसों में चीज़ें मिल रही है, इंडिगो प्लांटेशन तो हो ही जाएगा और पैसे ले लेंगे, तो ठीक है चलो ये ले लिया। When the harvest crop was delivered to the planters, जब फार्मिंग हो जाती है, कल्टीवेशन हो जाता है, और जो प्लांटर्स को ये कल्टीवेशन दिया जाता है, जो क्रॉपिंग है वो दी जाती है, अ न्यू लोन वॉज सैंक्शन्ड, उसके साथ में ही एक नया लोन सैंक्शन कर दिया जाता है। एंड द साइकिल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और उसके साथ में ही लगातार जो साइकिल है ये लोन की, जो डेट ट्रैप की है, वो लगातार चलती रहती है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होती है। पीजेंट्स सुन रियलाइज्ड हाउ द लोन सिस्टम वॉज। पीजेंट्स को समझ में नहीं आता यार कि ये लगातार जो समस्याएं हैं, मेरा पैसा उतर क्यों नहीं रहा है। भाई किसी ने 20 रुपये लिए, 50 रुपये लिए, अब 50 रुपये लिए तो 50 रुपये लेने के साथ में इसको कहा कि प्लांटिंग मेरे को दे दे, अच्छी फसल हो गई, इसने 30 रुपये दे दिए, इसका खर्च कितना आया, 60 रुपये का आया। तो अब ये कह रहा है कि तू मेरे को 50 रुपये तो पहले वो दे, ठीक है, और 50 रुपये देने के बाद में मैं तेरे को इस फसल के 30 रुपये दूंगा, ठीक है। तो अब इसके पे कितने हो गए कि भाई 50 रुपये भी इसको देने हैं, और इसको मिल कितना रहा है, 30 रुपये मिल रहा है, खर्चा इसका 60 का आ गया है। तो मतलब ये फिर कहता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, तू मेरे से एक और लोन ले ले, वो लोन मेरे अगली बार चुका देना। तो ये समझ में वो कहता है ठीक है चलो बाजी दे दो। ये लगातार इस डेट ट्रैप में फंसता ही जाता है, निकल नहीं पाता है इसमें। तो ये एक बड़ी समस्या होने लग गई थी, ठीक है। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी शॉन्स विथ राइस। जो लैंड था वो कोई अच्छी तरीके से उसका उदय नहीं हो पाता है, यानी कि कोई वो जो लैंड है, जो फसल है वो ठीक ठाक होती है, कोई बढ़िया तरीके से नहीं होती है। अब देखो अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से सिनेरियो क्रिएट होता है। अब एक ब्रिटिशर्स है, जैसे मान लो ये ब्रिटिशर्स है, ये ब्रिटिशर्स है, और यह प्लांटर्स समझ लो आप, कोई भी व्यक्ति समझ लो, और ये कौन है, फार्मर है, पीजेंट्स है, ठीक है। ये व्यक्ति सबसे पहले कह रहा है आई एम गोइंग यू अ लोन ऑफ Rs20, मैं 20 रुपीज का तेरे को लोन दे रहा हूं। आई कैन ओनली परचेज यूर क्रॉप, हाँ, एज पर अवर आर्ग्यूमेंट आई कैन पे यू, जैसे फसल वगैरह हो जाती है, सब कुछ कंप्लीट हो जाती है, एज पर अवर एग्रीमेंट आई कैन पे यू वॉट एवर आई डिसाइड। हम एक एग्रीमेंट किया है, उसमें हमने ये डिसाइड किया है, ऑल्सो यू हैव मस्ट रीपे द लोन ऑफ Rs20 प्लस इंटरेस्ट विच मार्क द टोटल ऑफ Rs25। तुझे क्या करना है कि ये जो पैसा है 20 रुपए का पैसा जो मैंने तेरे को लोन दिया है, हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और इस एग्रीमेंट में तेरे को 25 रुपए मेरे को विद इंटरेस्ट वापस देना है, ठीक है। अब ये कह रहा है ठीक है चलो दे देंगे। अब ये वापस यहाँ पे आ जाता है, फिर ये कहता है कि हमारा एग्रीमेंट ये तो हुई है, लेकिन ये फसल भी तेरे को मेरे को देनी है। जैसे आफ्टर हार्वेस्ट होता है उसके बाद ये कहता है आई कैन ओनली परचेज यूर क्रॉप फ्रॉम Rs15, मैं सिर्फ 15 रुपए में तेरी जो है ये क्रॉपिंग खरीदूंगा, बट दैट इज टू लिटिल। ये कहता है कि यार ये बहुत कम है, आई शुड गेट एटलीस्ट Rs30 रुपीज, मैं कम से कम 30 रुपए तो डिजर्व करता ही हूँ, बट यू ओनली पेड मी Rs15 फ्रॉम द क्रॉप, हाउ कैन आई रीपे यू, हाउ विल आई फीड माई फैमिली। मैं तुम्हें कैसे अपना जो ब्याज का पैसा है वो दे पाऊंगा, उसके बाद मैं किस तरीके से मैं अपने जो घर है वो चला पाऊंगा।
वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो टेक अ न्यू लोन फ्रॉम मी एंड गो प्लांट फॉर इंडिगो हॉलिडे अगेन। तो कोई बात नहीं, तुम वापस मुझे क्या करो, नया लोन ले लो, और नया लोन लेने के साथ में ही तुम मुझे बाद में पे कर देना। तो इस तरीके से डेट ट्रैप में फंस जाता है। वो कहता है चलो ठीक है यार, हम तो कर लेते हैं और इस तरीके का काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये होप ये एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम पढ़ते हैं द ब्लू रिवोल्यूशंस एंड आफ्टर। जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो क्यों होता है, अभी वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब ये इंडिगो के प्लांटेशन से एक डेट ट्रैप में फंस गया। एक इन्होंने जो सिस्टम चला रहे हैं कि रखे हैं रेवेन्यू सिस्टम के, वो बहुत घटिया तरीके से चला रखे हैं। और ब्लू रिवोल्यूशन में 25% तो इन्होंने क्या ज़बरदस्ती कर दी कि 25% तो आपको करना ही करना है, कल्टिवेशंस करना ही करना है। और उसके बाद में एक आप लोगों को क्या करना है, नीच कल्टिवेशन अलग से परेशान है कि ये लोग लगातार जो है इनकी भूमि खराब होती जा रही है, लैंड डिस्ट्रॉयड होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ब्लू रिवोल्यूशन वॉज अ पीजेंट अपराइजिंग ऑफ इंडिगो फार्मर्स अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशंस। जो इंडिगो प्लांटेशंस थे और इंडिगो प्रोड्यूसर्स थे, इंडिगो प्रोड्यूसर्स ने इंडिगो प्लांटेशंस के खिलाफ ये जो था ब्लू रिवोल्यूशंस कर दिया था। इट स्टार्टेड इन मार्च 1859, 1859 में बंगाल में शुरू होता है, इन बंगाल। Thousands of farmers in Bengal refused to grow indigo and attacked the indigo industry and refused to pay rent to indigo planters as the planters promoted the in demand in Britain। जो किस चीज़ से गुस्सा थे ये लोग कि ये कह रहे थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बंगाल में शुरू होता है और इंडिगो इंडस्ट्रीज है उस पर आक्रमण कर देता है। और ये कहता है इन डिमांड इन ब्रिटेन, भाई ब्रिटेन में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये जो शब्द यूज़ किया, इस चीज़ से हमको नफरत है, आप लोग ये बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं। और ये जो इंडिगो इन प्लेस टू फूड क्रॉप एंड द मिसथ्रेस्ड द फार्मर्स टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। इस चीज़ से जो फार्मर्स हैं इससे कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्लांटर्स हैं वो उन सब पे ये जो पैसा है वो जो इनको प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। प्लांटर्स केस्ड देयर प्रॉपर्टीज डिमांड हाई इंटरेस्ट ऑन लोन्स विच लेफ्ट फार्मर्स इन डेप्थ ऑफ फॉर लाइफ। जो ये प्लांटर्स हैं ये इस पूरे झंझाल में, इस प्रॉफिट, आप लोगों की प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो अपनी प्रॉपर्टी है वो खो देते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई मांगते हैं, जिससे ये जो फार्मर्स हैं ये डेट ट्रैप में से निकल ही नहीं पाते हैं। थस द ब्लू रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन बंगाल। यही एक कुछ कारण थे जिसका से ब्लू रिवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड ब्लू रिबिलियन बिकॉज इंडिगो इज यूज्ड टू मेक ब्लू डाई विच वॉज इन डिमांड इन यूरोप। क्योंकि इसको नील विद्रोह कहते हैं, क्योंकि जो इंडिगो है वो ब्लू कलर की डाई यानी कि नीले रंग को डाई करने के लिए काम आती थी, तो और इसकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है, इंडिगो प्रोडक्शंस कोलैप्स्ड इन बंगाल। इसके साथ ही इंडिगो जो प्रोडक्शंस है वो बंगाल में कोलैप्स हो जाती है आफ्टर द रिवोल्ट व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। लेकिन जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आते हैं, अ पिजन फ्रॉम बिहार प्रोसीडेड हिम टू विजिट चंपारण एंड सी द प्लेट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स। जो गांधी जी हैं, बिहार के कुछ लोग पीजेंट जो है वो प्रार्थना करते हैं कि आप बंगाल आएँ और इंडिगो कल्टिवेशंस जो कर रहे हैं उसको तोड़ें और उसको तोड़ने के बाद उन जो विद्रोही हैं उन विद्रोहियों को शांत करने का काम करें। इन 1970 ही विजिट, 1917 में ये वहाँ पर विजिट करते हैं, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेन इन द इंडिगो प्लांटर्स। और इसके साथ में ही जो ये इंडिगो प्लांटर्स हैं इनकी जो चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन जो शुरू हो रहा है वो वहाँ पे खत्म हो जाता है महात्मा गांधी के आने के बाद में ही। और महात्मा गांधी के आने के बाद में ही ये जो मोमेंट है, चंपारण मोमेंट है, वो वहाँ पे जीत जाते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा था, ये तो ब्लू रिवोल्यूशन होने के बाद में इनको दबा दिया गया था, लेकिन ये ब्लू रिवोल्यूशन करने के बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था। तो बिहार के कुछ जो पीजेंट्स थे उन पीजेंट्स ने उन्होंने कहा कि अब महात्मा गांधी जी आप वहाँ पर चलें और वो बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर, तो आप वहाँ का सोल्यूशंस निकालें। और महात्मा गांधी वहाँ पे जाते हैं, अंग्रेजों से बात करते हैं और चंपारण मूवमेंट सक्सेसफुल रहता है। इंडिगो प्लांटेशंस जो है उसको बंद करवा देते हैं, इंडिगो प्लांटेशन सब नहीं होगा। तो ये ऐसी चीज़ें थी। 5 मिनट में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर तो खत्म हो गया है, हम इसको 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये शुरू किया कि शाह आलम द्वितीय जो है इस व्यक्ति ने यहाँ से काम करना शुरू कर दिया, दीवानी दे दी शाह आलम ने। और शाह आलम ने यहाँ से जो दीवानी है वो यहाँ से देना शुरू कर देता है। और दीवानी शुरू करने के साथ में ही सारा जो रेवेन्यू कलेक्शंस का काम है ये ब्रिटिशर्स के साथ में पास में आ जाता है। मोस्टली कहाँ से, बंगाल से। अब यहाँ से बंगाल से जैसे आता है तो इन्होंने कुछ नई पॉलिसीज चलाई कि अब जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा लें, सिल्क और कॉटन हम बहुत सस्ते में खरीदें, गोल्ड और ये जो सिल्वर है ब्रिटेन से नहीं आएगा, और नहीं आने के साथ में हम किसी तरीके से कोई हेल्प नहीं करेंगे बंगाल की। इन्होंने बंगाल को इतना लूटा कि यहाँ पर क्या आ गई, एक अकाल आ गया। और अकाल आने के बाद में 10 मिलियन लोग जो है उस भूखमरी से यहाँ पे
मरने लग गए थे। बहुत सारे पीजेंट्स अपना जो भूमि है वो छोड़ के चले जाने लगे। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये जब लगा कि यार ये जो लोग बाग हैं इस तरीके से चले जाएंगे तो हमारा काम नहीं बनने वाला, इन्होंने सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आए। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कॉर्नवालिस लेके आया 1793 में। और 1793 में ये क्या किससे लेते थे? सबसे ऊपर ब्रिटिश के बाद जमींदार और जमींदार के बाद पीजेंट्स जो था वो जमींदार को पैसा देता था और जमींदार जो था वो ब्रिटिश को पैसा कलेक्ट करता था। इसमें एक बड़ी समस्या ये थी कि जो जमींदार था उसको लोग पैसे देते नहीं, या जमींदार जो था ब्रिटिश को पैसा देते नहीं। तो ये मोस्टली जो चलाया गया था वो कहाँ चला गया था? ये वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, ये कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे चलाया जाता था। अब एक नया काम शुरू हो गया, क्योंकि एक गाँव में 10, 15, 20 जितने जमींदार थे वो रह सकते थे। लेकिन एक महालवाड़ी एक नया सिस्टम आ गया और महालवाड़ी सिस्टम में विलेज हेडमैन को यह सारा काम दे दिया गया, एक एक के जाके कौन पैसा इकट्ठा करे। इससे अच्छा है कि आप पूरे गांव को जो है उसमें, और इसमें क्या पैसा भी फिक्स कर दिया था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है महालवाड़ी में। क्या था कि पूरा गांव को एक पैसा हेडमैन को कह दिया कि इतना पैसा तेरे को मेरे को जमा कराना है। वो किसी भी तरीके से ले, कोई फिक्स नहीं कर रखा हो, भले वो परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम के हिसाब से ले या अपने हिसाब से ले, वो पैसा उसको ब्रिटिशर्स को जमा कराना है। और किसके थ्रू कराना है? मिडिल मैन यानी कि एक जो विलेज हेडमैन है उसके थ्रू करना है। कहाँ चला? विलियम बेटिंग इसकी शुरुआत करते हैं आगरा में, अवध में, मध्य प्रदेश में, और ये कहाँ? यूपी में, वहाँ मोस्टली चलता है वो पंजाब में। उसके बाद में एक नया रोयत वाली सिस्टम आया और इन्होंने कहा यार सब हटाओ, ये बेजमारी जो है सब खत्म करो और हम डायरेक्ट रेवेन्यू जो है इकट्ठा करना शुरू करेंगे। और डायरेक्ट रेवेन्यू इकट्ठा शुरू कर दिया इन्होंने, जिसे डायरेक्ट मुनरो सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि एलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो जो है वो इसको लेके आए थे। और उन्होंने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये महाराष्ट्र से, मतलब मद्रास से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तब जिसमें तमिलनाडु है, तमिलनाडु को मद्रास कहा जाता है, महाराष्ट्र है, बेरार है, ईस्ट पंजाब है, कोरंग है और असम है। इन लोग इस तरह चीज़ों पर ये काम शुरू कर देते हैं। फिर मैंने आपको मैप के साथ में समझा दिया था कि इस तरीके से। फिर हमने क्योंकि यूरोप में देखा था कि कल्टीवेशन की बहुत ज़्यादा मांग थी और यूरोप पर अब फोर्स कर रहे हैं कि आपको इसी जगह ये कल्टीवेशन ही करना है, दूसरे कोई नहीं करना है। जैसे कि जूट करना है बंगाल में, जो टी का है वो असम में, शुगर कैन जो है वो यूपी में करना है, जो गेहूं है, वीट है वो पंजाब में करना है, कॉटन है महाराष्ट्र में करना है, महाराष्ट्र और पंजाब में करना है, राइस जो है मद्रास में करना है। अब हम ये देखते हैं कि क्या कलर जो होते हैं उनका क्या कोई रोल प्ले होता है क्या? तो ये भारत में एक कलर होता था जो इस भारत के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सही था और भारत में ही होता था, वो था इंडिगो। इंडिगो का लगातार प्रोडक्शन करते गए और प्रोडक्शन करने में एक बहुत बड़ी दिक्कत आने लगी कि इंडिगो जो प्लांटर्स हैं वो उसकी भूमि जो है डिस्ट्रॉयड हो जाती है, वो खराब होने लग जाती है। इसलिए जो ब्रिटेन है वो ब्रिटेन इन्वॉल्व होने लगता है इस चीज़ में कि अब हम प्लांटर्स को समझाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती या प्यार से जो भी होगा उन सब चीज़ों से करके इन लोगों को या प्लांटिंग करनी ही पड़ेगी। और फिर हमने देखा था कि किस तरीके से जो प्लांटिंग है वो होती है निज और रोयती जो उसकी खुद की भूमि होती थी, वो प्लांटिंग करे या नहीं करे, बेचे कुछ भी करे उसकी इच्छा। लेकिन निज वो लोग होते हैं जो उनकी भूमि रेंट पे लेके काम करते हैं, उनकी खुद की नहीं होती है, रेंट पे काम करते हैं और दूसरे लोगों को रख के वो काम करा सकते हैं। फिर हमने देखा था कि निज कल्टीवेशन के साथ में क्या दिक्कत थी, क्योंकि जो इंडिगो था वो एक बार कल्टीवेशन करने के साथ में ही खराब हो जाता था, भूमि खराब हो जाती थी। और इंडिगो के लिए ये कंपल्सरी था कि उसके लिए एकदम फर्टिलाइजिंग फ्रेश जो है जो लैंड है वो चाहिए होता था। अब हर बार तो कहाँ से लाए, एक बार कर दिया खराब हो गई भूमि तो ऐसा ही नहीं कि उसको खोद के वापस नया कर दो, ऐसा नहीं होता है। 25% पे इन्होंने क्या कर दिया, कंपल्सरी कर दिया है कि आप लोगों को 25% पे तो जो कल्टीवेशन है वो करना ही करना है। उसके साथ में इन लोगों ने ब्रिटिशर्स में अपनी नजरें जमा दी कि ये क्या काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही से इनको देखना है। तो ये सेम है किस तरीके से काम चला था, रॉयल वाली सिस्टम की तरफ से जैसे चल रहा था। इस चक्कर में जो पीजेंट्स था वो फंस जाता था, क्योंकि उन्होंने कंपल्सरी कर दिया, प्रॉफिट कुछ होता नहीं है, प्रॉफिट सारा ब्रिटिशर्स लेके चले जाते हैं और ये डेट ट्रिप में फंस जाते हैं। ये एक साइकिल्स जो है, जो लगान की जो है ब्याज की जो साइकिल्स हैं उसमें फंस जाते हैं, इंटरेस्ट में फंस जाते हैं। और उसके बाद में सब लोग परेशान होकर एक विस्फोट होता है ब्लू रिवोल्यूशंस का। ब्लू रिवोल्यूशंस में ये लोग जो है एक रिवोल्यूशंस करते हैं अगेंस्ट में, इंडस्ट्री तोड़ देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं उस चीज़ को। लेकिन ये धीरे धीरे चली रही है, फिर वापस इसको शांत किया गया और शांत करने के बाद में इन लोगों को लगातार चल ही रहा है, ब्रिटिशर्स भी इस पर काम करा ही रहे हैं। लेकिन अब एक बिहार के कुछ व्यक्ति हैं जो महात्मा गांधी को यहाँ बंगाल लेके आते हैं और बंगाल लेके आने के साथ में इनको समझाते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स है वो इस तरीके का काम ना करें, समझाओ ये बात उनको। और ये समझाने के बाद में गांधी जी उनको प्यार समझाते हैं कि बेटा मान जा, इस तरीके का काम मत कर, एक बार माथे पड़ेंगे, ये सब कुछ निकाल देंगे तो आप लोगों को यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई साहब, मान ली हम आपकी बात और यहाँ पे कोई प्रेशराइज नहीं है, इस तरीके का काम नहीं करेंगे। जो चंपारण मूवमेंट जो है 1917 का, ये गांधी जी का सक्सेसफुल रहता है और सक्सेसफुल रहने के साथ में ही अपना जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। हमेशा की तरह ही आप ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और शेयर करने के साथ में ही इसके नोट्स वगैरह तो टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा और जो नया हम कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो इंस्टाग्राम पे मिल ही जाएगी। चैनल को भी आप लोगों के प्यार की आवश्यकताएं हैं, तो सब्सक्राइब भी आप इस चैनल को ज़रूर करें। पहली दफ़ा ही कह रहा हूँ मैं आपको ये बात, तो इस सपोर्ट करें, अपना प्यार जताते रहें, बताते रहें। और आपका जो यही सपोर्ट है वही एक नई ऊर्जा देता है काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए।
तो शेयर ज़रूर करें और फ़ायदा उठाएं। कुछ आपको डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ये मुझे डाउट्स है इस चैप्टर को लेकर, तो वो भी आपका क्लियर कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में, या कुछ शॉर्ट वीडियो भी डाल के, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा हो आपको पूरा लेसन। इसी के साथ में अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।